जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगीड़ और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। उम्मीद है आप अपने परिवार से जुड़े होंगे और ढेर सारा प्यार आप अपने परिवार को देते रहे हैं और इतना ही प्यार ऐसे ही देते रहिए और परिवार को बढ़ाने के लिए जितना हो सके शेयर कीजिए। हम पढ़ रहे हैं योद्धा बेंच और योद्धा बेंच में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का मात्रक का पूरा चैप्टर कंप्लीट हमने कर लिया है। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया और केवल कंप्लीट ही नहीं हुआ, उससे जितने भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन आए वे सब क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। तो अब अगर आपको मात्रक आपने नहीं पढ़ा तो नीचे प्लेलिस्ट में जाओ, आप डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे रखी, प्लेलिस्ट में जाओ और पूरा फिजिक्स में आपका पूरा चैप्टर हो लिया मात्रक। पूरे मात्रक के चैप्टर को पढ़ो, जितने भी वहां से क्वेश्चन आए वे क्वेश्चन सोल्व करो। आपका एक भी क्वेश्चन मात्रक से छूटने वाला नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं मापक यंत्र। मापक यंत्र और मात्रक से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पढ़े। अगर साइंस आना है तो एक नंबर का इन दो चैप्टर में से आपका साइंस आएगा, मापक यंत्र और मात्रक में से। तो मापक यंत्र पढ़ेंगे और सबसे पहले हम किस मापक यंत्र को पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सोनार। सोनार क्या होता है आपका और किस तरह काम करता है, केवल हम पढ़ेंगे ही नहीं, इनके हर एक बेसिक फंडामेंटल की बात करें किस तरह काम करे। इसकी आपको फुल फॉर्म स्क्रीन पे दिखाई दे रही, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार, सोनार से पता चल रहा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो क्या काम करता है, इसमें किस तरह काम करता है। सबसे पहला तो सोनार का कार्य क्या होता है। सोनार का काम होता है समुद्र के अंदर खोई हुई चीज का पता लगाने के लिए या समुद्र में डूबी हुई किसी बाधा का पता लगाने के लिए। किसी जहाज डूब गया समुद्र में तो उसका पता कैसे लगाया जाता है, सोनार का। सोनार का प्रयोग जो नौचालक होते हैं ना, जो नाव चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, वे रखते हैं सोनार यंत्र। और किस तरह काम करता है देखो, ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा। किस सिद्धांत पर? परावर्तन, परावर्तन सिद्धांत पर काम करेगा। सबसे पहली बात, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करेगा। दूसरी बात, साउंड की बात हो रही, इसका मतलब ध्वनि का तो कोई ना कोई कनेक्शन इससे है। तो इसमें कौन सी ध्वनि तरंग काम करेगी? ध्वनि तरंग आपकी तीन तरह की हो। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग आपकी तीन तरह की हो। एक तो सर्वय ध्वनि तरंगे, सर्वय, एक अपसर्वय, अपसर्वय और एक प्रासर्वय। आई बात समझ में? सर्वय, अपसर्वय, परासर्वय। सर्वय ध्वनि तरंगे जो आपको सुनाई दे 20 हर्ट्ज से लेके ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक रहेगी आपकी। अपसर्वय ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से कम रहती है। और परासर्वय ध्वनि तरंगे ये क्या होते हैं, ये आपको सुनाई नहीं देती। जैसे गाल्टन की सीटी द्वारा हम इसे प्रयोग में यानी कि उत्पन्न करे। एक गाल्टन वैज्ञानिक ने एक सीटी बनाई थी, एक यंत्र बनाया था जिसके द्वारा परासर्वय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करे। और आपकी चमगादड़ वगैरह हो, जो चमगादड़ देखी आपने, तो चमगादड़ भी परासर्वय ध्वनि तरंगे ही उत्पन्न करे, उसके द्वारा ही ये चलती है। तो जब चमगादड़ बोलती है तो परासर्वय ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। वे भी परावर्तन के सिद्धांत से ही दौड़ लगावे, रात को घूमे फिरे। तो परासर्वय ध्वनि तरंगे क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जो होती है परासर्वय ध्वनि तरंगे होती है। आपने देखा होगा बिल्ली कुत्ते ये रात को क्यों भौंके है, क्योंकि ये परासर्वय ध्वनि तरंगे सुन सके जो आपको सुनाई नहीं देती। आई बात समझ में? तो कुछ जीव जंतु है जो परासर्वय ध्वनि तरंगे भी सुन सके, हम नहीं सुन सकते इस ध्वनि तरंग को, क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा हो, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो। तो इसका मतलब एक तो परावर्तन के सिद्धांत पर काम करेगा सोनार, दूसरा परासर्वय ध्वनि तरंगे इसमें होती है। परासर्वय ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, ऐसी ध्वनि तरंगे सोनार से निकलती है और परावर्तन के सिद्धांत पर काम करे। ये बात समझ गए। तीसरी बात आप समझ गए किस चीज में प्रयोग हो गए, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए, वस्तु का पता लगाने के
लिए, समुद्र के अंदर वह खोई हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, समुद्र के अंदर कोई बाधा है उसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब ये काम कैसे करती है, अब ये काम कैसे करती है, तो इसे मिटो दो, ये तीन चीज आ गई। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे मिलकर सोनार पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करे और समुद्र के अंदर खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग होता है। और इसकी फुल फॉर्म होगी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसका काम कैसे होता है, देखो परावर्तन आपने अब तक जानते होगे, जिसने 12th में फिजिक्स पढ़ा होगा, नहीं जानते तो मैंने आप धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा भी। परावर्तन हो किसी माध्यम से टकरा कर वापिस आना, तरंग का या प्रकाश का किसी माध्यम से टकरा कर वापिस आना परावर्तन कहलाता। अब इसमें क्या होगी, मान के चलो ये यंत्र हो गया, ये यंत्र हो गया, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है यंत्र, तो इससे ध्वनि तरंगे निकली, ध्वनि तरंगे ऐसे निकली इससे, और यहाँ आपका क्या है, पहाड़ है, समुद्र के अंदर आपका पहाड़ है जिसका पता लगा रहे, ये पूरा आपका समुद्र है। आई बात समझ में, तो ये ध्वनि तरंगे पहले निकल के इस पहाड़ से टकरावेगी, टकराने के बाद ये क्या होगी, वापस जाएगी, इनका परावर्तन होगा, इस तरह ये वापस चली गई। तो इस तरह ध्वनि तरंगों ने कितनी दूरी तय करी, एक बार तो जाने में, अगर जाने की d दूरी है फिर वापिस आने में तो 2d दूरी तय कर ली। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यह दूरी का हमें पता चल जा तो हमें पता चल जाएगा कितनी गहराई पर वस्तु है जिससे तरंग टकरा के आई, तो हमें पता चल गया कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, उनका हमें पहले तो ये पता कर लिया कि पानी में उनकी स्पीड कितनी होती है, तो चाल का हमें पता चल गया। समय आने और जाने में कितना समय लगा, समय का पता चल गया। तो 2d कितनी आ जाएगी, 2d आ जाएगी आपकी, 2d आपकी आ जाएगी स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। इसका मतलब टकराई और वापिस आई वह दूरी है। अब इसका अगर हाफ कर दोगे आप, 2d/2 कर दोगे तो क्या आ जाएगी, d आ जाएगी। इसका मतलब d क्या है, जहां से हम वो आप सोनार से जहां से रेंज भेज रहे वहां तक, और जो बाधा है वहां तक की दूरी आपकी निकल कर आ जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि किस तरह काम करेगी, टकराया और टकरा के ध्वनि वापस चलेगी। तो हमें ये पता चल गया जाने और आने में कुल समय कितना लिया, t समय लिया। और पानी में ध्वनि की चाल है s, तो यहां से हमने दूरी निकाल ली, तो दूरी आवेगी 2 गुनी, एक तो गई और एक आई, 2 गुनी आवेगी, फिर उसका हाफ कर लेंगे और हमें पता चल जाएगी कि यह तरंग कहां से टकरा कर आई। तो इससे ये पता चल गया वह वस्तु कहां पे है। आई बात समझ में, तो सोनार आज के बाद आप समझ गए किस चिड़िया का नाम है सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग किस तरह काम करती है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों से मिलकर और परावर्तन के सिद्धांत के द्वारा ये काम करती है। जो नौ चालक होते हैं, नाव चलाने वाले होते हैं, जहाज चलाने वाले होते हैं, वे इसका प्रयोग करते हैं। उम्मीद आप बहुत अच्छी तरह सोनार को समझ गए होंगे। अब आपको अगला क्या समझना, देखो आपकी स्क्रीन पर अगला आ गया फेदोमीटर। अब फेदोमीटर होता क्या है, फेदोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए। देखो सोनार का प्रयोग क्या पता करने के लिए किया जाता था, समुद्र के अंदर खोई हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, जबकि फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए। अब समुद्र की गहराई मापने के लिए किस तरह होगा, एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट के, एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। समुद्री गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। वो कहीं में डाटा देगा आपको फैदम में, 1000 फैदम, 100 फैदम, 10 फैदम। आई बात समझ में, तो एक फैदम में 6 फीट होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा, एक फैदम में कितने मीटर होते हैं या एक फैदम में कितने फुट होते हैं। सबसे पहले तो फैदम का प्रयोग कहीं में किया जाता है, फैदोमीटर का प्रयोग आपको समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक फैदम में कितने फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक फैदम में कितने मीटर होते हैं, देखो 6, एक फीट में कितने मीटर हो, एक फीट में हो आपके
देखो 30.5 सेंटीमीटर हो, 30.5 सेंटीमीटर हो। अगर आप 10 सेंटीमीटर में पूछ लिया तो आप कह दोगे 6×5 = 30 की 0 हाजिर लगे 3 36 18 180 हो गए 183 सेंटीमीटर हो गया, 183 सेंटीमीटर हो गया। आई बात समझ में? तो 183 सेंटीमीटर हो एक फैदम में, एक फैदम में आपका 183 सेंटीमीटर। अगर आपसे मीटर में पूछ लिया तो आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो, 1.83 आपका मीटर आ जाएगा। 1.83 आपका क्या आ जाएगा, मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में एक सेंटीमीटर में कितने हो, 10⁻⁻2 मीटर। तो 2 मीटर में पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 1.83 मीटर। तो पहला क्वेश्चन एक फैदम में कितने सेंटीमीटर, दूसरा क्वेश्चन एक फैदम में कितने मीटर, आप कहोगे 1.83 मीटर। आप इस तरह निकाल लोगे। आई बात समझ में? अब देखो एक फैदम तो आपको पता चल गया 6 फीट। एक केबल हो, केबल कितने के बराबर हो, 100 फैदम में 10 केबल होते हैं। 100 फैदम में आपके कितने केबल होते हैं, 10 केबल। 10 केबल 100 फैदम में आपके 10 केबल होते हैं। इसका मतलब 1000 फैदम में कितने केबल होंगे, 1000 फैदम में आपके 100 केबल हो जाएंगे। 1000 फैदम में आपके 100 केबल हो जाएंगे। और 100 केबल को एक समुद्री मील बोल रहे हैं। 100 केबल को क्या बोल रहे हैं, 100 केबल को समुद्री मील। 1000 फैदम बराबर कितना हो जाएगा, 1000 फैदम बराबर हो जाएगा एक समुद्री मील। एक समुद्री मील 1000 फैदम एक समुद्री मील के बराबर हो जाएगा। और एक समुद्री मील हो 100 केबल के बराबर। आई बात समझ में? तो यह याद रखियो 1000 फैदम एक समुद्री मील के बराबर हो गया। आपको इससे पहले पढ़ा था जब मात्रक पढ़ा रहा था, नॉटिकल मील समुद्री मील को ही बोलते हैं। नॉटिकल मील किसे बोलते हैं, समुद्री मील को ही। और एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील में कितने होते हैं, 1852 मीटर होते हैं। 1852 मीटर, या मैं क्या कह सकूं 1.852 किलोमीटर होते हैं। 1.852 किलोमीटर होते हैं एक नॉटिकल मील में या एक समुद्री मील में। एक समुद्री मील में कह लो या एक नॉटिकल मील में कह लो, एक समुद्री मील में। या आप क्या कह सको, एक समुद्री मील को क्या बोल रहा है, 1000 फैदम बोल रहा है। तो आप कह सको 1000 फैदम बराबर होता है कितना, 1.852 किलोमीटर। 1000 फैदम बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। आई बात समझ में? तो इस तरह भी आप बदल सको। अगला आपका क्या आ गया, तो फैदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। इसी तरह पूरा एनालिसिस करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सके। और पूरा चैप्टर होने के बाद, सारे यंत्र बताने के बाद जो इम्पोर्टेंट है, फिर आपके अब तक के क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो अब तक एग्जाम में आए। तो आप तुरंत फुर्तीता करोगे, खुद करोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ा आपको। ऑडियोमीटर, अगला आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर देखो इसी तक पता चल रहा ऑडियो क्या हो, ऑडियो वीडियो। आप कोई गाना सुनो, क्या बोलो, ऑडियो बढ़ा या ऑडियो में ले इस गाने को। ऑडियो मीटर यानी कि ऑडियो का मतलब ध्वनि एक तरह की, और मीटर मतलब मापक, ध्वनि को मापने वाला। तो ऑडियो मीटर का क्या काम करता है, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियो मीटर। आई बात समझ में? ध्वनि की तीव्रता को मापता का ऑडियो मीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापता का ऑडियो मीटर। इसी तरह एक आता है आपका ऑडियो फोन। तो ऑडियो मीटर और ऑडियो फोन में आप कंफ्यूज ना हुई हो। ऑडियो फोन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ऑडियो फोन में कंफ्यूज ना हुई हो। ऑडियो मीटर तो ध्वनि की तीव्रता को मापता का, और ऑडियो फोन, फोन मतलब सुनने का काम करेगा।
फोन का शाब्दिक अर्थ क्या हो, सुनना। तो फोन का मतलब सुनना, इसका मतलब ऑडियो फोन सुनने में सहायता करेगा, बिल्कुल सही। तो ऑडियो फोन जो बहरे लोग होते हैं ना, जिसे कम सुनाई दे, आपने सुना होगा कान में एक मशीन लगाए रखा है, उस मशीन का नाम ही ऑडियो फोन होता है। तो ऑडियो फोन क्या काम करता है, सुनने में सहायता करता है। जिस लोगों को कम सुनाई देता है, श्रवण क्षमता को बढ़ाने में, सुनने की क्षमता बढ़ाता है, सुनने की क्षमता बढ़ाता है। आपको ऑडियो फोन की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप एकदम नॉर्मल इंसान हो जिसे कम सुनाई दे, जिसे आप बहरा बोल लो, तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑडियो फोन की जरूरत पड़ेगी। तो आप ऑडियो मीटर भी सीख गए, ऑडियो फोन भी सीख गए। अब आप देखो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं, एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। आप देखते होगे बस के ऊपर एक कटोरी सी लगी रहे, बस के ऊपर क्या लगी रहे, दो चार कटोरी सी लगी रहे, जब बस चला वो घूमती रहे, तो क्या होता है, वही यंत्र क्या होता है, एनीमोमीटर। तो वायु की गति का पता लगाने के लिए, वायु की गति का पता लगाने के लिए एनीमोमीटर, वायु का वेग बताता है एनीमोमीटर। गति से अच्छा रहेगा वेग, क्योंकि ये उसकी दिशा भी बतावे, ये उसकी दिशा भी बताता है कि वायु किस दिशा में बह रही। तो वायु का वेग बताने का जो काम करता है। वैसे गति अगर आपका आ गया, गति भी आप लगा सको ऑप्शन में, अगर वेग नहीं है तो गति पे लगाए, ये कोई दिक्कत नहीं। अगला क्रोनोमीटर। देखो आई बात समझ में, वायु का वेग बताने के लिए। अगला आपकी स्क्रीन पर देखो, ये लिखते चलियो, आपके लिए बेजा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई देगा, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या काम करता है, क्रोनोमीटर आपका क्या काम करता है, क्रोनोमीटर आपकी समय को बताने का काम करता है। आप कहोगे जी समय तुम्हारा घंटा भी बताता है, घड़ी बताता है, तो क्रोनोमीटर का प्रयोग क्या करा, क्यों करा, क्रोनोमीटर का प्रयोग करी जा परिशुद्धता का तापमान ज्ञात करने के लिए, परिशुद्धता से समय बताने के लिए, परिशुद्धता से समय, यानी कि समय को परिशुद्धता तक मापता है, उसमें एरर नहीं होती। अब अगर आपकी घड़ी रहेगी तो उस पर आर्द्रता का, ताप का प्रभाव पड़ेगा, दाब का, दाब, ताप और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। जो आपकी घड़ी होती है उस पर घंटा होता है, ताप, दाब और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। जो क्रोनोमीटर होता है वो परिशुद्धता से समय का मापन करता है, और इसका प्रयोग जो पानी के जहाज होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जलयान में क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है समय को मापने के लिए, समय को देखने के लिए। आई बात समझ में। ऑडियो फोन आपका हो गया। अगला आपका आ गया एमीटर। एमीटर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एमीटर। एमीटर का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है, एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। किस चीज को, जो आप लाइट देखो, जिससे पंखे चले, जिससे बल्ब जले, आप उसे मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। आप देखते नहीं कितने एम्पियर, वो कितने एम्पियर बिजली है, तो एमीटर क्या होता है, जो आपको एम्पियर बताता है, जो आपको एम्पियर बताता है। आप अपने चार्जर पे देखो, जितने भी विद्युत उत्पाद हो सभी पे एम्पियर लिखा रहे, किसे इतने एम्पियर की ऊर्जा वो चाहेगी, बिजली चाहेगी, इतने एम्पियर की लाइट चाहेगी, इतने एम्पियर की ऊर्जा चाहेगी। आई बात समझ में। तो ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को मापने का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मापता है एम्पियर, एमीटर। और किस चीज में मापता है, एम्पियर में आंकड़ा देगा, एमीटर मापेगा। और कई किस चीज में बताएगा, एम्पियर में। 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, 15 एम्पियर है। आई बात समझ में। तो एमीटर किसका मापन करता है, एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है आपका। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अगला देखो आपकी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा, पायरोमीटर। बेजा इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पायरोमीटर। पायरोमीटर का काम क्या रहता है, पायरोमीटर का काम क्या रहता है, पायरोमीटर का काम रहता है आपके टेम्परेचर को बताता है।
तापमान को बताने का काम रहता है पाइरोमीटर का। अब आप क्या कहोगे जी, थर्मामीटर भी तो हो। बिल्कुल बढ़िया बात कि थर्मामीटर भी तो हो। मैंने बोला भी बेटा बिल्कुल थर्मामीटर हो, और थर्मामीटर भी आपका किस चीज को बतावे, तापमान को बतावे, टेम्परेचर को बतावे। तो फिर आप कहोगे जब थर्मामीटर हो तो आपने क्या पाइरोमीटर का नाम क्यों लिया, और पाइरोमीटर से ही तापमान क्यों मापा जा। अब सुनो, थर्मामीटर नॉर्मली कम सेल्सियस का जो होता है, कम सेल्सियस को मापता है, लेकिन जो पाइरोमीटर होता है बहुत ज्यादा ऊर्जा को, बहुत ज्यादा उसमें ऊर्जा को मापने का काम करता है, बहुत बड़े टेम्परेचर को मापने का काम करता है। कितने बड़े टेम्परेचर को मापने का काम करता है, जो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि क्रोनोमीटर का प्रयोग टेम्परेचर मापने के लिए होता है, ये बात पता चलेगी, लेकिन 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का ही क्यों मापता है, क्या कम का नहीं माप सकता। मैं बोलूंगा कम का ये नहीं माप सकता, केवल ये उसे माप पाएगा 800 डिग्री से, या तो 800 डिग्री सेल्सियस का हो या इससे ज्यादा का हो। अगर इससे कम का टेम्परेचर हो गया तो ये नहीं माप पाएगा। आप कहोगे क्यों नहीं माप पाएगा, और इसका प्रयोग किस चीज में होता है, जैसे सूर्य के टेम्परेचर, सूर्य के तापमान को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग कर लिया। आई बात समझ में। कुछ आग का गोला है, बहुत ज्यादा उसमें टेम्परेचर है उसका, तो किसका प्रयोग कर दिया आपने, पाइरोमीटर का प्रयोग कर लिया। अभी 800 डिग्री सेल्सियस का ही क्यों प्रयोग होता है, ध्यान दो। देखो आप आज तक आपने पढ़ा क्रोनोमीटर का प्रयोग टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है, रट लिया, लेकिन कभी सोचा कि टेम्परेचर मापने के लिए क्यों किया जा, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास थर्मामीटर था तो क्रोनोमीटर की, पाइरोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, पाइरोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास थर्मामीटर था। अब देखो क्यों जरूरत पड़ी। पहली बात तो थर्मामीटर उच्च टेम्परेचर को माप नहीं सकता, तो ये उच्च टेम्परेचर को माप पाएगा। लेकिन एक बात आवेगी, आप सोचो बिल्ली के गले में घंटी कौन कर लेगा। आई बात समझ में। उच्च टेम्परेचर को तो माप पाएगा, लेकिन इस यंत्र को इतने बड़े टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस वहां लेकर कौन जाएगा, जाहिर सी बात है। तो समस्या आ गई, बिल्ली के गले में घंटी कौन गाल लगा। तो उसके लिए मैं आपके लिए आपकी इस दुविधा का सॉल्यूशन बताता हूं। उसे कहीं भी उसके पास नहीं ले जाना पड़ता, जिस वस्तु का टेम्परेचर ज्ञात करना उसके पास नहीं ले जाना पड़ता। वहां से विकिरण तो आवेगी, आप कहोगे जी बिल्कुल आवेगी। विकिरण क्या हो, उसमें ऊर्जा विकिरण के रूप में आगे बढ़े। सूर्य से जो तापमान आवे, उष्मा आवे, सूर्य जो सौर ऊर्जा हो वह विकिरण के रूप में पृथ्वी पावे। आग जला के आप हाथ से को लग रहे, विकिरण के रूप में आवेगी। आई बात समझ में। तो विकिरण ऊर्जा को मापता है, किस चीज को मापता है, विकिरण ऊर्जा को। इसी कारण ये 800 डिग्री से कम की नहीं माप सकता, क्योंकि जो रेडिएशन निकले, विकिरण आपकी निकले, विकिरण को इंग्लिश में रेडिएशन बोलता है, जो आपकी रेडिएशन निकले उन्हें 800 डिग्री सेल्सियस से जो कम हो, जो 800 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगी वस्तु, उसमें से रेडिएशन ज्यादा मात्रा में अच्छी तरह से निकल नहीं पाती, तो ये 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा को माप पाएगा। और विकिरण को माप पाएगा किस सिद्धांत पे, ये स्टीफन के नियम पर काम करे। किस नियम पर काम करे, स्टीफन के नियम पे। और आगे आपके फिजिक्स में आगे पढ़ाऊंगा भी स्टीफन का नियम क्या है, जो ऊष्मीय ऊर्जा हो, जो विकिरण ऊर्जा हो, वो अनुक्रमानुपाती होती है टेम्परेचर, तापमान की द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती। ई अनुक्रमानुपाती टी स्क्वायर, ई अनुक्रमानुपाती टी स्क्वायर। जो आपकी विकिरण ऊर्जा होती है, जो आपकी रेडिएशन एनर्जी होती है, वो टेम्परेचर के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये विकिरण ऊर्जा को माप पाएगा, उसके अकॉर्डिंग, उसके ही अनुसार इस सूत्र के द्वारा हम उस वस्तु का तापमान का पता लगा ले। तो आज आप समझ गए कि पाइरोमीटर का प्रयोग थर्मामीटर का प्रयोग ना करके पाइरोमीटर का प्रयोग ही क्यों किया जा, और ये 800 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को ही क्यों मापा है, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर में विकिरण उत्पन्न नहीं हो पाती। आई बात समझ में। और किस सिद्धांत पर काम करेगा, स्टीफन के सिद्धांत पर काम करेगा। ये सारे पॉइंट लिखते हुए चलिए आप।
मजा आ रहा होगा तो क्लास को अभी लाइक कर दो। अगर मजा आ रहा क्लास को अभी लाइक करो, शेयर करो और अपने यार दोस्तों को भी बताओ कि एक चैनल आया जिसने यूट्यूब हिस्ट्री में धूम मचा रखी, जिसने यूट्यूब की हिस्ट्री में धूम मचा रखी और पूरा मजा आ रहा पढ़ने में, कि पढ़ने में पूरा मजा आ रहा और यूट्यूब की हिस्ट्री में आप उसने धूम मचा रखी। और उनका एक लक्ष्य है कि अब शिक्षा का व्यापार नहीं प्रसार होगा। अब आपकी स्क्रीन पर अगला गया होगा टैक्योमीटर। टैक्योमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टैक्योमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टैक्योमीटर देखो एक सर्वे करने वाला उपकरण है जो अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आपके घर में कोई सिविल इंजीनियर है या कोई सिविल इंजीनियर से पूछ के देखिए वो इसका प्रयोग करे टैक्योमीटर का। टैक्योमीटर के द्वारा किस किस चीज को मापा जाता है? एक तो क्षैतिज दूरी को, क्षैतिज दूरी को मापा जाता है। क्षैतिज तो हो जैसे मैं खड़ा और आप खड़े सामने, ठीक, क्षैतिज ये वाली, और ऊर्ध्वाधर ये खड़ी रेखा वाली। तो एक तो क्षैतिज दूरी को मापने का काम करता है, एक ये कोण को मापने का काम करता है और तीसरा दिशा को भी मापने का काम करता है। तो टैक्योमीटर प्रयोग करता है क्षैतिज दूरी, कोण तथा दिशा को मापने का प्रयोग करता है। इसके साथ ही वायुयान तथा जलयान, वायुयान और जलयान की स्थिति और गति क्या बतावे? स्थिति, यानी कि कहाँ है स्थिति कैसे पता चलेगी? दूरी और एंगल दिशा सबका पता होना चाहिए, स्थिति और गति को भी बताने का काम करता है टैक्योमीटर। आई बात समझ में? अब आपका आता है मैनोमीटर। आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा मैनोमीटर का प्रयोग। तो मैनोमीटर होता क्या है? मैनोमीटर जो आपकी होती है जो आपकी गैसीय दाब को मापता है। अब गैसीय दाब कैसे देखो, मैनोमीटर क्या होता है? गैसीय दाब को मापता है। गैसीय दाब को देखो आपने देख रखा, मैं गारंटी ले रहा आपने देख रखा, लेकिन आपने पढ़ लिया मैनोमीटर गैसीय दाब, बस रट लिया। आज के बाद भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि मैं बताने वाला मैनोमीटर है क्या। आपके बाइक में, स्कूटी में या फिर आपके ट्रैक्टर में या बुग्गी में, जी आपकी गाड़ी में कभी पंचर हुआ होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल हुआ, ऐसा केस होते रहे। नहीं भी हुआ हो, आप किसी गाड़ी में बैठ कर गए हो तो उसमें हवा भरते हुए देखा होगा, आप कहोगे जी बिल्कुल देखा। और हवा भरने के बाद एक घड़ी लगा हुआ है उसमें जो क्या बतावा है इसमें प्रेशर कितना होगा, इसमें प्रेशर कितना होगा अर्थात दाब कितनी होगी। तो वो कौन मापता है? गैसीय दाब को कौन मापता है? आपका यही यंत्र मापता है। गैसीय दाब को आपका यही यंत्र मापता है, मैनोमीटर ही। आई बात समझ में? मैनोमीटर जो वह घड़ी सी होती है जो ये बताती है हाँ भाई ठीक है, बोल रहे ना कि अपनी हवा चेक करवा ले, बाइक पहले क्या चाह रहा कि हवा कम थी हवा चेक करवा लिए, जो घड़ी के द्वारा वो मापते हैं उस घड़ी को ही मैनोमीटर बोल रहा है। और उसके अंदर कौन सी हवा भरी रहे? गैस भरी रहे, वायुमंडलीय गैस, तो क्या गैसीय दाब को मापने का काम करता है। लेकिन अगर आपका आ गया वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? यह तो होगी गैसीय दाब जो हवा किसी भी पदार्थ के अंदर आप भरोगे उसे मापने के लिए। लेकिन वायुमंडलीय दाब जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है उसे कौन मापता है? उसे मापता है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है आपका बैरोमीटर, बहुत इंपोर्टेंट है बैरोमीटर। इससे वायुमंडलीय दाब भी मापा जा और मौसम संबंधी पता भी लगाया जा, मौसम का भी पता लगाया जा, मौसम कैसा है। तो बैरोमीटर द्वारा मौसम का भी पता लगाया जाएगा और वायुमंडलीय दाब भी मापी जाएगी। आई बात समझ में? तो मौसम संबंधी जानकारी भी देता है और वायुमंडलीय दाब भी इससे मापी जाती है बैरोमीटर। किसी दिन पूरा डिस्कशन करेंगे बैरोमीटर पे, किसी दिन सोनार पे भी पूरा डिस्कशन करेंगे, सोनार का पूरा चिट्ठा लेकर आएंगे। और किसी दिन आपने रडार सुना होगा, रडार हो गया किस तरह वो काम करे, बॉर्डर पे किस तरह काम करे। एक दिन बहुत जल्दी मैं रडार भी लेकर आने वाला, रडार किस तरह काम करे। आई बात समझ में? तो बैरोमीटर मौसम संबंधी जानकारी देगा, वायुमंडलीय दाब को मापेगा। अब आपका आ गया हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर
हाइड्रोमीटर आपका आ गया, स्क्रीन पे दिख रहा होगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर होता है और एक हाइग्रोमीटर होता है, एक हाइड्रोमीटर होता है और एक हाइग्रोमीटर होता है। तो हाइड्रोमीटर क्या हो, हाइड्रोमीटर क्या हो, और हाइड्रोमीटर से तो आपेक्षिक घनत्व मापा जाओ, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व मापा जाएगा। इसका मतलब जहां हाइड्रो आ जाएगा वहां जल से कहीं ना कहीं तुलना होगी। आपेक्षिक घनत्व का मतलब क्या है, तुलना करी हमने किसी के घनत्व से। आपेक्षा का मतलब हो तुलना, किससे करी, 4 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जल से। आई बात समझ में, आपने अब तक पढ़ा होगा हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापता है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व होता क्या है। सबसे पहली बात, जहां आपेक्षिक आ जाएगी वहां तुलना हो रही किसी घनत्व से, यानी कि जल का घनत्व लिया 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जल का घनत्व कितना है, और तुलना कर ली उसके सापेक्ष दूध का घनत्व कितना है, जल के घनत्व से कितना ज्यादा है। या कोई दूसरा लिक्विड है, दूसरे लिक्विड का घनत्व जल के घनत्व से कितना ज्यादा है। इसका मतलब पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले जल का घनत्व। पदार्थ का क्या हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। इसे क्या बोल रहा है, आपेक्षिक घनत्व बोल रहा है। इस आपेक्षिक घनत्व को ही हाइड्रोमीटर से मापा जा। आई बात समझ में, अब आप भूलोगे नहीं, इससे ही हाइड्रोमीटर से मापा जा। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर कि सर हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में कंफ्यूजन रहे, तो हाइग्रोमीटर देखो, हाइग्रोमीटर क्या काम करता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा हाइग्रोमीटर। ये आपेक्षिक ये आर्द्रता को बताता है, आर्द्रता, आर्द्रता को बताता है। अगर आप आर्द्रता को नहीं जानते तो मैंने एक सेशन किया था, मटके में पानी ठंडा क्यों रहे, मटके में पानी ठंडा क्यों रहा, वाष्पीकरण का एक सेशन किया था। आपका फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, भौतिक विज्ञान वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां बताया था आर्द्रता क्या हो। आर्द्रता हो किसी भी वायु में जल की मात्रा कितनी है उसे आर्द्रता बोल रहा है। वायु में उपस्थित जल की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। तो आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। इसका मतलब वायु में कितना जल है ये कौन बताता है, ये आपका हाइग्रोमीटर बताता है, ये आपका हाइग्रोमीटर बताता है। इसी के साथ आपको ये सेशन कैसा लगा, अभी पूरा नहीं हुआ, आपकी 3 या 4 क्लास होगी इस सेशन की, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। बिल्कुल रटना नहीं हमें कि ऐसे ही पढ़ लिया। हाइड्रोमीटर क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व को मापता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, आर्द्रता को मापता है। अजी क्यों मापता है, कैसे वर्क करे, किस सिद्धांत पर काम करे, सारी बात करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी उठा कर पूछ ले। आई बात समझ में, और आपको रह नहीं पाता तो एकदम समझते हुए चलेंगे। दूसरी बात, अगर आप रटोगे डायरेक्ट तो याद नहीं होगा, अगर आप समझते हुए चलोगे तो तुरंत याद होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो धूम मचा दो, शेयर कर दो जितना हो सके। आपके लिए मेहनत कर रहा, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, आपका गुरु हूं, तो जितना हो सके शेयर कीजिए अपने इस सेशन को, और हम बता देंगे अब कि शिक्षा का व्यापार नहीं, अब प्रसार होगा, धूम मचानी है अगर आपका साथ रहा तो। आई बात समझ में, तो 4 सेशन हो जाएंगे इसके पूरे। उसके बाद 2 या 3 सेशन लेकर आऊंगा जो अब तक आपसे क्वेश्चन बने, अब तक की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे गए मापक यंत्र से लेकर। आई बात समझ में। एक और बात, अगर आपके किसी भी एग्जाम में साइंस आनी तो एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा, मात्रक एवं मापक यंत्र में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा अगर साइंस आनी। ग्रुप डी में तो मात्रक वाले चैप्टर से भी आवेगा, मापक यंत्र वाले चैप्टर से भी आवेगा। 3 नंबर बनने मात्रक और मापक यंत्र से। मैं ज्यादा लंबा सेशन नहीं लेता, 20 मिनट का लूं, इसलिए करीबन 10 सेशन हुए आपके मात्रक वाले। लेकिन 10 सेशन यानी कि 20 दाम के 200 मिनट, 36 18 लगभग 3 घंटे की क्लास में आप पूरे मात्रक को क्लियर कर लोगे, पूरे मात्रक को क्लियर कर लोगे। इसका मतलब आपका क्वेश्चन 2 नंबर पक्के। ग्रुप डी में
3 या 4 क्वेश्चन आने वाले इन 2 चैप्टर में तय। मात्रक एवं मापक यंत्र, मात्रक वाला पूरा चैप्टर हो गया, मापक यंत्र हमारा चल रहा। आई बात समझ में? तो जितना हो सके शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।